अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर जो ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुजम्मिल साहब, वफाकी आईनी अदालत आपको क्या लग रहा है? देखिए, इन जजेस ने पहले सुप्रीम कोर्ट में 27वीं तरमीम को चैलेंज किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वसूल करने से ही इनकार कर दिया था कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, आप आईनी अदालत जाएं। जी। अब इन्होंने आईनी अदालत को कहा है कि जो हमारी पिटीशन है जिसमें इन्होंने अपील की है कि जी हमारी पिटीशन का जो फैसला है वो आईनी अदालत ना करे, सुप्रीम कोर्ट करे। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं कि चूंकि हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते लिहाजा हम अब हमारी मर्जी की अदालत में हमारी पिटीशन सुनी जाए। अच्छा, ये तो बेसिक मतलब मेरा मुकदमा मेरी मर्जी की अदालत और मेरी मर्जी के जज के सामने कैसे लग सकता है? देखिए ना, ये जजेस ये कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा हमारी मर्जी की अदालत के सामने लगाया जाए और हमें ये वाली अदालत पसंद है, ये वाली अदालत पसंद नहीं। हम इस अदालत को आईनी और इसको गैर आईनी समझते हैं। तो ये मुझे मंतक कोई समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है 24 नवंबर को जब इनकी ये मुतफरक दरख्वास्त आईनी अदालत के सामने लगेगी तो इनको विद कॉस्ट मुस्तरद हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है जुर्माना भी हो जाएगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले। मुझे ऐसा लगता है कि दरख्वास्त सिर्फ मुस्तरद नहीं होगी बल्कि जुर्माना भी हो जाएगा इनको कि इन्होंने अदालत के सामने एक गैर कानूनी और गैर आईनी दरख्वास्त रखी है। अच्छा, ये गैर कानूनी गैर आईनी कैसे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका मुकदमा किस अदालत में जेर समाअत हो सकता है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि आइन के मुताबिक फैसले होंगे। तो आइन तो कहता है आईनी अदालत करेगी। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा है जब तक कि खत्म ना कर दी जाए। इस वक्त तक तो वो आइन का हिस्सा है ना, तो जब तक वो आइन का हिस्सा है तब तक ये जजेस उस आइन के पाबंद हैं। ये जजेस ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम उस आइन को मानेंगे जो 27वीं तरमीम से पहले है, या हम उस आइन को मानेंगे जो 23वीं तरमीम से पहले था, या हम उस आइन को मानेंगे जो 73 का आइन था उसके बाद की सारी। ये जजेस की मर्जी तो नहीं हो सकती। जजेस ने मुल्क में जो मौजूद आइन और कानून है उसके मुताबिक चलना है और मुल्क में जो इस वक्त आइन मौजूद है 27वीं तरमीम उसका हिस्सा है। लेकिन जो एतराज़ उठा रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम पे, वफाकी अदालत पे, आइनी अदालत पे, एहतजाज भी हमारे सामने है। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में भी किया जा रहा है। अच्छा, हो रहा है? हुआ है। कहाँ हुआ? और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कहाँ हुआ है? गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मुझे तो पता लगा कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया कराची में। तो एहतजाज हुआ है। कराची में तो सुना है कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया। कराची में तो सुना है कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया। बार के सदर ने कहा गलत बुलाया गया है। ठीक है ना। और कल जो यौम स्याह था, आपने तो देखा, आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स रखती हैं ना, एजेंडा सेटिंग करती हैं। नहीं तो जो एहतजाज हो रहा है, इस पर जो एतराज़ात उठा रहे हैं, इस पर जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं, कल जो यौम स्याह था वो कहीं नजर ही नहीं आया। आप स्किप कर रहे हैं। कल जो यौम स्याह था वो कहीं नजर ही नहीं आया। कहाँ आया आपको कहीं यौम स्याह की कल कोई बड़ी कार्रवाई नजर आई? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं। कोई बड़ा एहतजाज नजर आया? लेकिन इससे ये नहीं हम जज कर सकते कि भाई किसी को एतराज नहीं है, सबने हंस के कबूल कर लिया। अगर अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे तो इसका मतलब है अवाम को 27वीं तरमीम कबूल है। जैसे अवाम को इलेक्शन कबूल था। जैसे अवाम को इलेक्शन कबूल है। नहीं तो जिन मुल्कों में अवाम को इलेक्शन नहीं कबूल होता लोग बाहर आ जाते हैं। आप क्या चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान? मैं तो कह रहा हूँ कि अवाम की राय सबसे मुकद्दम है और अवाम की राय हमारे सामने है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तो अवाम की राय को सबसे अफजल, सबसे मुकद्दम, सबसे ऊपर हैसियत देता हूँ और मेरे ख्याल में अवाम की राय के आगे सबको सरनगू होना चाहिए। होना चाहिए तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आप जो फुल कोर्ट की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट की है, कि उसमें 2 ऑप्शंस चीफ जस्टिस के सामने रखे। एक, या तो सारे मिलकर इज्तिमाई इस्तीफे दे देते हैं, या सारे मिलकर इज्तिमाई तौर पर 27वीं तरमीम के हक में करारदाद पास कर देते। दोनों चीजों पर अदलिया मुत्तफिक नहीं थी। कुछ ज्यादा अक्सरियत इस्तीफे देने के खिलाफ थी और कुछ लोग 27वीं तरमीम के खिलाफ थे। लिहाजा दोनों चीजें एजेंडे में नहीं रही। इसका मतलब है जुडिशरी के अंदर स्प्लिट मौजूद है और जुडिशरी के अंदर 27वीं तरमीम की भी कबूलियत है
और इस बात की भी राय है कि जजेस को काम करते रहना चाहिए, जजेस इस्तीफों के साथ नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये क्रीज से निकल कर खेल रहे हैं, मुल्क के आइन और कानून से निकल कर खेल रहे हैं। अच्छा, जो जज खत लिख दें वो भी आइन के खिलाफ बात करते हैं, जो जज एतराज़ कर दें कि फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, अदलिया पर प्रेशर है, अदलिया पर एक दबाव है, वो भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, आप नहीं मानते उनको, तो फिर इख्तिलाफ राय नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा ऐसा ऑपोजिशन भी खत्म हो जानी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, हंसते मुस्कुराते पहली बात आज ये है, कल मेरी खत्म। पहली बात तो ये है कि जज सियासतदान नहीं है कि खत लिखें, बयान जारी करें, राय अम्मा हमवार करें। पहली बात नहीं, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उस पर बात ना करें। उस तरफ भी आता हूँ। अगर कोई जज ये समझता है कि उसके ऊपर दबाव है और वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पहली बात तो ये है कि कानून में उसको ये इख्तियार दिया गया है कि कोई उस पर दबाव डाले तो वो उसको 6 महीने की कैद दे सकता है। हाई कोर्ट के जजेस के पास ये इख्तियार मौजूद है ना, है तो इन्हें अदालत का सजा है, वो दे सकते हैं। खत लिखने की बजाय सजा देते तो ज़्यादा बेहतर बात नहीं थी। जिसने दबाव डालने की कोशिश थी उसे सुबह अदालत में बुलाते, सजा दे देते। तारीख बड़ी बेरहम है मुज़म्मिल साहब। नहीं, देखें, अख्तियार उनके पास मौजूद है, अगर वो इस्तेमाल करने से कासर हैं तो ये उनकी कमज़ोरी है। देखें, आइन उनको सिर्फ अख्तियार दे सकता है, आइन ने खुद आके वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं करना। आइन ने उनको अख्तियार दिया जज को कि अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करे, आप उसको तौहीन अदालत में 6 माह की कैद की सजा दे दें। जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, जितना मर्जी बड़ा एहलकार हो, जो मर्जी हो, आप उसको सजा दे सकते हैं। ये दे देते हैं सजा। आप मेरी बात सुनिए, खत लिखना इनका काम नहीं है, जुडिशरी का काम खत लिखना नहीं है, उनका काम फैसले करना है। वो फैसले करें। हमारी यही है कि ये जो खतो खताबत है, ये जो इश्किया खतूत लिखे जाते हैं, ये जजिस के मैंडेट के बाहर है, ये उनका काम नहीं है सियासत पर असरअंदाज होने के लिए। जी, तो जस्टिस शौकत वो एक खास बयानिया बनाते हैं जिसका एक खास सियासी जमात को फायदा होता है, ये उनका काम नहीं है। वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जैसे फौज सियासत नहीं कर सकती, ऐसे जजेस भी सियासत नहीं कर सकते। काश। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी ज़ाती तौर पे ये राय है कि ये जो इनकी, मैं आपको अगले हफ्ते आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मेरी राय में इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। आपकी प्रेडिक्शन है, हम ज़रूर नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। साहब, कौमी असम्बली के 6 और कल भी हमने डिस्कस किया था, और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, और डिटेल हमने डिस्कस किया था कि कौन जीत सकता है, कौन जीत नहीं सकता है। अब आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी जुर्माना खैर आयद कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और सुहेला अफरीदी की सूरत हाल तो पहले ही आपके सामने है। हरीपुर पर पहले मेरे ख्याल से फिर आज फिर बात कर लें कि सिचुएशन आपको बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत टफ है, 50-50 है, सीट कहीं भी जा सकती है। नून लीग इज इन टफ कंपटीशन। नून लीग ने बहुत गेन किया है हरीपुर में। ऐसी बात नहीं है, 2024 वाली बात नहीं है कि कोई लंबी लीड से कोई जीत सकेगा, चाहे नून जीते चाहे उमर अयूब साहब जीते। ये बहुत ही थिन मार्जिन का फैसला होगा, और मुझे लगता है बहुत टफ कंपटीशन होगा, और पाकिस्तान का सबसे जो टेंस और टफ और जबरदस्त मुकाबला है वो हरीपुर में हो रहा है। उसके बाद NA 129 लाहौर नहीं, वो भी मुझे वो इतना टफ नहीं नजर आ रहा। अच्छा। उसकी वजह है जीत एक ही पलड़े में जा रही है। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमाद अजहर साहब फील्ड में नहीं है, उस हल्के से जो MP है मियां असलम इकबाल वो फील्ड में नहीं है, उस हल्के से जो PTI की दूसरी MP खातून है वो महर वाजिद की बेगम वो फील्ड में मौजूद नहीं है, आलिया हमजा फील्ड में मौजूद नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब उस हल्के में बिल्कुल नहीं गए। और मुझे ऐसा लगा कि PTI की लीडरशिप, देखें हरीपुर के तो हमें जलसे नजर आ रहे हैं, सुहेल अफरीदी भी गए हैं, अली मोहम्मद खान भी गए हैं, सारी PTI की लीडरशिप हरीपुर गई है, उमर अयूब ने सबको बुलाया है, वहाँ जलसे हुए हैं, जुलूस हुए हैं, रैलियां हुई हैं। 129 में PTI का कोई लीडर नहीं गया। मुझे कोई, एक तो शायद हमाद अजहर खुद भी नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो हल्का इतना टफ नहीं है जितना हरीपुर वाला है। वो आसान हल्का होगा मुस्लिम लीग नून के लिए एज कम्पेयर टू हरीपुर। खैर आफियत से हो जाएगा कल का इलेक्शन?
जी जी, खैर आफियत से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हरीपुर के अलावा कहीं कोई ज़्यादा इशू हो। हरीपुर का इलेक्शन टफ मैं ज़रूर देख रहा हूँ। कई सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, हाँ जी, हसास पोलिंग फोर्सेस भी स्टेशंस तलब पे। की हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है मुस्लिम लीग नून की ना 6 नशिस्तें बढ़ जाएंगी कल कौमी असम्बली में। ये तो कल का दिन बताएगा, ये इस तो टाइम कल हम का डिस्कस दिन कर रहे बताएगा कि होंगे। क्या होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें बढ़ गईं तो आप समझिए 28वीं तरमीम मजीद करीब आ जाएगी। और अच्छा, कदम ब कदम है, जिसका जन्म हो गया था, जिसका जन्म हो गया था। 27वीं तरमीम के दिन। और सिर्फ एक जो PP 269 में मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो अपनी जगह एक देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी वो सीट निकालती है या नहीं निकालती। एक और इंतखाब जो है ना वो NA-185 DG खान वकाला, वहाँ हुकूमत आपस में इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। आप देखें ना, दोनों ही हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत है, वहाँ PTI तो है नहीं। मैं आज जरताज गुल साहिबा के कुछ वीडियो बयानात देख रहा था खुफिया मुकाम से, क्योंकि मफरूर हैं वो, नामालूम मुकाम से वो लोगों को कह रही थी कि आपने वोट नहीं देना, आपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाना। वो PTI के वोटर को कह रही हैं कि आपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाना। तो ये अब देखने वाली बात, अक्सरियत सामने आ सके है, वाज़ेह अक्सरियत सामने आ सके कि किसके साथ है। टर्न डाउन, अगर टर्न आउट देखें ना जी, अगर टर्न आउट ही 10% रह जाए तो फिर तो PTI का बाइकआउट बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर टर्न आउट 30-40%, 33%, 38%, 40% रहा तो फिर तो ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से अच्छा टर्न आउट होगा, फिर हम कहेंगे बाइकआउट नाकाम हो गया। देखें, PTI के बाइकआउट का फैसला टर्न आउट की शरह पे होगा। अगर तो टर्न आउट 10% से कम हुआ और ये हुआ बहुत थोड़े लोग वोट डालने, तो हम कहेंगे यार बाइकआउट ने बड़ा कमाल काम किया। और अगर टर्न आउट रूटीन के ज़मीनी इंतखाबात के मुताबिक हुआ तो फिर हम कहेंगे कि यार ये एक और फैक्टर भी इस वक्त पंजाब में बहुत अहम है। क्या मतलब मुझे कल मैं फिगर्स देख रहा था, ये जो 1 to 9 है जी, देखिए ये वाहिद हल्का है पंजाब का जहां PTI इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन क्या सूरत हाल है, हमाद अदर साहब की भी आपको पता ही है, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बाद नाराजगी, उसके बाद उन पर एतराजात उठाए गए, फिर क्या, तो ये बड़ी मिक्स कंफ्यूजन है। जिसका अपना उन्होंने दिया है अरसलान यंग लड़के को टिकट, कजन जो कहते हैं, या भाई बाप के भाई दोस्त का बेटा है, कुछ कहते हैं रिश्तेदार है, बहुत शाय लड़का है, वो पॉलिटिकल प्रेजेंस उसकी नहीं है, उस तरह तकरीर अच्छी नहीं, और उसकी कड़ियां भी कहाँ मिलती हैं जाके लोगों को, इसका भी काफी हद तक अंदाजा है। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि कल का इलेक्शन 2 हलकों में तो हम जरूर कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, देखने को नजरें टिकी होंगी इन दोनों हलकों पे, NA-129 लाहौर, NA-118 हरीपुर में। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ चुकी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान में बेरोज़गारी की, जिसमें इजाफा हो चुका है और ये रिपोर्ट लेबर फोर्स सर्वे का इंकशाफ है और इसमें 7% के करीब इजाफा बताया जा रहा है। इस पर भी बात होगी, जबकि साथ ही साथ बात हम करेंगे वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद में और बरामद पर पाबंदी आयद जो थी उसको ख़त्म कर दिया है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी। फ़ारूक साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब वो उठी फ़ारूक सलीम साहब, ये सोने की दरामद बरामद की क्या कहानी है? 60 दिन के लिए बंद की, फिर खोल दी, जब बंद की तो रेट बहुत ऊपर चला गया, क्या है? स्मगलिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? पहले एक दौर में तो इस पर टैक्स भी नहीं होता था। क्या सोने की कहानी तो हमें समझा दें। देखिए, सोने की कहानी वही है जो बाकी सेक्टर्स की कहानी है। हुकूमत हर सेक्टर में मुदाखलत करना चाहती है और उसके नतीजे में उस सेक्टर का वो बेड़ा गर्क कर देती, चाहे वो चीनी का सेक्टर हो, चाहे वो गंदम का सेक्टर हो, चाहे वो स्टेट ओन एंटरप्राइज हो, चाहे वो सोने का सेक्टर हो। देखिए, हुकूमत का क्या कारोबार है कि वो सोने के अंदर मुदाखलत करे। जिसकी दिल चाहता है जितना मर्जी सोना इंपोर्ट कर ले, जिसका दिल चाहता है जितना मर्जी सोना एक्सपोर्ट कर ले, अगर उसमें नौकरियां निकल आती हैं, देखिए होगा क्या। अगर हुकूमत सारी रिस्ट्रिक्शन हटा लेती है तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो कोई 15-20 मिलियन डॉलर का सोना पाकिस्तान आएगा, यहाँ पे नौकरियां क्रिएट होंगी, उसके जेवरात बनेंगे और वो वापस री एक्सपोर्ट हो जाएगा। कम से कम 250, 300, 400 मिलियन डॉलर का सोना
जेवरात की शक्ल में पाकिस्तान की सनत, जो सोने की सनत है, वो इस काबिल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें नौकरियां क्रिएट होंगी, उस पर अगर हुकूमत नहीं, कोई फिर टैक्स पाबंदी लगाए। क्यों लगाई गवर्नमेंट ने? अब तो खैर हटा ली है, आज आज तो हटा ली है, पर लगाई क्यों? देखिए, इसकी अंदरूनी कहानी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नजर आता है कि कभी चीनी के ऊपर एक्सपोर्ट बंद कर दी जाती है, कभी उस पर कभी खोल इंपोर्ट दी कर जाती ली है। जाती है, वही वाली चीनी एक्सपोर्ट करके फिर कुछ महीनों बाद वही वाली चीनी इंपोर्ट कर ली जाती है। मेरा बड़ा बुनियादी नुक्ता है मुजम्मिल साहब, हम्म। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम मुदाखलत, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में मुदाखलत करना नहीं है। रेगुलेशन हाँ जरूर करे, वो कहते लेकिन हैं प्रॉपर्टी के बाद लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे थे और अब लोग पैसा सोने में रख रहे थे प्लॉटों की बजाय। ये इंटरवेंशन उसलिए है। देखिए, सोने की कीमत जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ही तेजी से वो ऊपर गई, और उसके पीछे 2 या 3 सेंट्रल बैंक्स हैं। चाइना का सेंट्रल बैंक बेतहाशा सोना इकट्ठा कर रहा था, इंडिया का सेंट्रल बैंक सोना इकट्ठा कर रहा था, पोलैंड का सेंट्रल बैंक सोना इकट्ठा कर रहा था। उसके इकट्ठा करने की जो स्पीड है, वो पिछले कुछ चंद हफ्तों में कुछ स्लो डाउन हो गई, और उससे फिर हमने देखा सोने की कीमतें भी कुछ नीचे आ गई। लेकिन दोबारा से जिसका दिल चाहता है जितना मर्जी सोना इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, इसका हुकूमत से क्या ताल्लुक। और ये जो बड़ा अभी वैलिड जो पॉइंट। रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोजगारी में इजाफा 7% के बारे में कहा जा रहा है, हमें तो ये कहा जा रहा है कि इकॉनमी बहुत मुस्तहकम हो गई है, डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है, रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, सारे मुल्क हमारी इन शॉर्ट सब अच्छा तरफ है। सरमायाकारी करने के लिए बेताब हैं, रूहें बेताब हैं, डॉलर आ रही हैं, तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? देखिए, दोनों चीजों में कुछ हकायक हैं और कुछ अफसाना निगारी। जहां तक तो बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे मौके, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, खास तौर पे हमारे जो माइन का सेक्टर है, जिसमें कॉपर है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये वाकई में पाकिस्तान में मौजूद हैं और वाकई में दुनिया इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। अब अगर हम वो एमओयूज जो साइन करते हैं माइनिंग के सेक्टर में, उसको कैश में या उसको नौकरी की शक्ल में तब्दील नहीं कर पाते, तो वो पाकिस्तान की गलती है। उसमें जो फ्लॉज हैं वो हमारे ऊपर हैं, जो डेबिट है वो हमारे सर पे आता है, वो बैरूनी सरमायाकारों के ऊपर नहीं आता। जहां तक आप कह रहे हैं कि शायद जो एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स हैं, यकीन जानिए एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रेडिबल फिगर्स कहीं से नहीं मिल पाती। जो मेरा ख्याल है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट इशारिये हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इशारिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो पाकिस्तान में नेट बिजली बनाई जाती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वाकई आपकी मईशत जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली के बगैर मईशत चलती नहीं। और अगर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, अगर मुल्क में बिजली ज्यादा बनाई जा रही है, तो फिर यकीनी तौर पे इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है। और अगर बिजली कम पैदा की जा रही है, तो उसका मतलब कि इकॉनमी का सिम जो है वो नीचे। और आपको लग रहा है कि ये जो माइनिंग की आपने बात की है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर हो जाएंगे जो अमेरिकन और दूसरे मुल्क हमारे साथ करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये एक हसीन ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, इस वक्त सिर्फ स्टेट बैंक के पास कोई 65 टन सोना पड़ा हुआ है, कोई 6-6.5 बिलियन डॉलर का सोना इस वक्त सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास पड़ा हुआ है। सिर्फ रेकोडेक के अंदर कोई कहा जा रहा है कि लगभग 100 अरब का सोना है और कहीं 200-300 अरब का जो कॉपर है, तांबा है। देखिए, तांबे को कहा जाता है ऑयल ऑफ द फ्यूचर। 2030 में पूरा यूरोप जो है वो जीरो एमिशन पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कारें होंगी, इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल्स होंगे, इसका मतलब है कि विंड टर्बाइंस होंगी, और ये जितनी भी चीजें हैं ये तांबे के बगैर, कॉपर के बगैर नहीं बन पाती। 2028 में जो पहला फेज 1 है हमारे रेकोटेक का, वो प्रोडक्शन में चला जाएगा। जो आलमी अकाउंटिंग कंपनीज हैं वो बता रही हैं कि तकरीबन 74 बिलियन डॉलर, 74 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो होगा। ये छोटा सा जो फेज 1 है रेकोटेक का। देखिए, मामला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स हैं या नहीं, सवाल ये है कि उन रिजर्व से
हम पाकिस्तान में जो 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए नौकरियां किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और पाकिस्तान का जो खजाना है उसमें डॉलर्स किस तरह ला सकते हैं। तो रिजर्व यहाँ मौजूद हैं। ये करतब हमने या हमारी हुकूमत ने करके दिखाना है कि उन रिजर्व्स के बलबूते पे आपने नौकरियां किस तरह क्रिएट करनी है और खजाने में डॉलर किस तरह भरने हैं। ये एनएफसी का अब एक अबूरी इजलास तो बुला लिया है, बहुत कहा जा रहा था कि नहीं बुलाया जा रहा, नहीं बुलाया जा रहा। आपको क्या लगता है ये एनएफसी पर जो तनाव है इस वक्त पाकिस्तान में सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान, इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि वो कुछ लोग तो कह रहे हैं इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा इसीलिए। मुजम्मिल साहब, तीन चीजें इसमें से देखने में, तीन फिगर्स में आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, विफाकी हुकूमत कहती है कि तकरीबन 17,000 अरब की उसकी आमदन है सालाना। उसमें से वो 8,500 अरब जो है वो सूद की मद में चला जाता है। 8,500 अरब 18वीं तरमीम के तहत वो सूबों को बांट दिया जाता है। और इसके बाद विफाकी हुकूमत की जेब खाली है। अभी डिफेंस का खर्चा करना 2.5 ट्रिलियन रुपया बाकी है। 1 ट्रिलियन रुपया सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए। 2 से 3 अरब आपको 2 से 3 हजार अरब आपको सब्सिडीज के लिए चाहिए। कोई 1,500 अरब आपको ग्रांट्स के लिए चाहिए। अभी 100 किस्म के और अखराजात बाकी हैं। तो ये तो मैथ का सवाल ही नहीं बनता कि एनएफसी की जो फाइनेंशियल शिकें हैं उसके रहते हुए विफाकी हुकूमत चलाई जा सकती है। तो आपको क्या तजवीज़ है? कोई कह रहा है पंजाब का 2% और काट लिया जाएगा, बाकी सूबे तो देने के लिए तैयार नहीं, वो कहती हैं छुरी फिर पंजाब पर चलेगी। देखिए, अगर 8,000 अरब विफाकी हुकूमत सूद की मद में दे रही है तो वो जो कर्जा लिया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर खर्च नहीं हुआ, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्च हुआ। अगर विफाकी हुकूमत 2,500 अरब डिफेंस के लिए पे करती है, एलोकेट करती है, तो वो जो पाक फौज है वो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं कर रही, वो पूरे पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। तो ये तो बात ही वाजिब नहीं बनती कि सारे अखराजात जो हैं वो विफाकी हुकूमत के ऊपर डाल दिए जाएं, और जो आमदन का इतना बड़ा हिस्सा है वो सूबों में बांट दिया जाए, और सूबों के पास वो कैपेसिटी ना हो उसको इस्तेमाल करने की। तो विफाक जो है वो गरीब से गरीब तर हो जाए, और सूबे जो हैं वो बगैर मेहनत किए हजारों अरब के खजानों के ऊपर बैठे रहे। तो आपको क्या लगता है कि कोई 28वीं तरमीम में एनएफसी पे हो जाएगा वो 52% वाला फार्मूला रिवर्स, या एक कुछ लोगों की ये राय है कि जो तरक्याती बजट है 1,000 अरब का वो वफाक ख़त्म कर दे, 700 अरब रुपए BISP के ख़त्म कर दे, तो कोई 1,700 अरब रुपए तो वफाक से ले ऑफ हो सकते हैं, और फिर उसके बाद वफाक वो 1,700 अरब से अपना आप चला ले। मुजम्मिल साहब, 1,700 अरब का सवाल नहीं है, यहाँ पे कहीं 8-10 हजार अरब का सवाल है। और ये देखिए, ये क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैथ का सवाल बनता है, और ये मैथ फुलफिल ही नहीं होता। तो मैथ के सवाल को पूरा करने के लिए चाहे सूबे माने या ना माने, ये फेडरेशन नहीं चल सकती। तो फिर आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है? सोल्यूशन यही कि जो 8,000 अरब का सूद है वो सारे सूबों को और विफाक को आपस में बांटना होगा। जो 600-700 अरब का बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में जाता है, जिसमें से 99% बेनिफिशरी जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं रहते, वो बाकी सूबों में रहते हैं। ये उन्हीं सूबों को बर्दाश्त करना होगा। अगर 2,500 अरब का दिफा विफाकी हुकूमत में एलोकेशन हो रही है, दिफा पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, सारे सूबों को उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा, ये जो IMF की अगली एक तो रिपोर्ट आई है जिसका बहुत इस वक्त शोर है, लेकिन वो कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही बनी है। आपको लगता है अगले माह हमारी किस्त रिलीज हो जाएगी या उस पर रुकावटें नजर आ रही हैं? मुझे बिल्कुल कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है कि अगले 12 महीने का टाइम है हुकूमत पाकिस्तान के पास इसको कंपाइल करने का। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट जिसको कहते हैं, ये जो मेंबर मुल्क है उसकी दरख्वास्त पे बनाई जाती है। ये मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जनवरी में कहीं पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त गई थी। ये रिपोर्ट अप्रैल मई तक ये तैयार हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये सामने क्यों नहीं आई, उसकी वजूहात मुझे मालूम नहीं है।
और ये रिपोर्ट देखिए, ये सियासत या सियासी जमातों से बालातर है। ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टेमिक करप्शन है, यानी कि सिस्टम के अंदर घुसी हुई है। चाहे वजीर आजम कोई भी हो, चाहे पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत कर रही हो, ये सिस्टम के अंदर करप्शन घुसी है। ये इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। और दूसरा ये कह रही है कि ये परसिस्टेंट है, यानी कि मुसलसल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ऑलरेडी मुराआत याफ्ता तबका है, जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, ये तकरीबन सारी करप्शन वही कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से मैं समझता हूँ कोई 1-1.5% जो आबादी का हिस्सा है, कोई 2-3 लाख लोग हैं जो ये सारा फायदा उठा जाते हैं। आपको हुकूमत के पास क्या रास्ते हैं इस पर अमल करने के? 3 माह तो दबाई रखी है हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कह कर पछता रही थी कि हमने क्या कर लिया, हमारे गले में फंदा पड़ गया। हुकूमत ने इसको 3 माह दबाए रखा परेशानी के आलम में। देखिए मुजम्मिल साहब, मेरे ख्याल है फोकस ज्यादा अगर करें कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, हुकूमत को किस सिमत में जाना चाहिए। पूरी कोई 186 सफ़ात के मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्वाबदीदी इख्तियारात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बहुत कमजोर है। उसका कहना रिपोर्ट का ये है कि जिस भी मुल्क में स्वाबदीदी इख्तियारात बहुत ज्यादा होंगे और अकाउंटेबिलिटी कमजोर होगी तो नतीजा करप्शन फॉर श्योर होगा, जो हमारे सामने। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, थैंक यू सो मच। हम सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, दोनों ही जमातें इस टाइम एक दूसरे के सामने हैं और खलीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है और एमक्यूएम ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि कराची का अब 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान करार दे दिया है। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, जबकि नुसरत मिर्जा साहब हैं सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत साहब, सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको? एमक्यूएम इस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव है, 17 साल कब्जा छुड़वाना चाहती है कराची पर से, और सिंध की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम इस बार कामयाब हो पाएगी या पीपल्स पार्टी मैनेज कर लेगी? एक तो बात सही है कि कराची पर नहीं, देखिए जहाँ तक पीपल पार्टी का काम है वो उन्होंने ज्यादती की है कराची के साथ में और मुसलसल कर रहे हैं। और अगर इसकी तारीख देखे जाए कराची की तो यही है कि वो कराची को कभी भी इनके साथ में पिछले सालों के बाद, पहले जब पाकिस्तान बना था उससे पहले भी तो ये तो बम्बई के साथ था, फिर इसके बाद में पहले लसबेला के साथ था, 1870 के अंदर ये लसबेला के साथ था। अब बात ये है कि बहस ये नहीं है, बहस ये है कि जब भी यहाँ पर अगर काम वगैरह हो और ये जो तरीका इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने, एक सारा जो आपका इंतजामिया है इन्होंने। अच्छा नहीं नुसरत मिर्जा साहब, ये जो हालिया सियासी तनाव है ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ये तनाव एमक्यूएम क्यों पैदा कर रही है? क्योंकि शुरू तो एमक्यूएम ने किया है। नहीं, एमक्यूएम ने तो नहीं किया, बात ये है कि ये तो अब इस वक्त जो शुरू हुई है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई है। अभी तो हमने तो यही बात इनसे भी कलवाई थी इन लोगों को कि भाई आप नहीं करें, जो उनकी जो पॉलिसी होगी उसको देखें क्या पॉलिसी चाहते हैं वो। क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं वो उन्होंने ये शिकायत की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये जो आपने इनके साथ में पीपल पार्टी के साथ में जो कर रखा है उसके साथ में ये हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद से फिर ये मामला शुरू हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंध देश की तहरीक भी चल रही है खामोशी के साथ में, और ये किसी वक्त भी खतरा बढ़ सकता है। तो उस वक्त में ये हम पहले भी जब हम थे, मैंने जब पाकिस्तान में मैं 1984 में आया था, तो उस वक्त भी 1984 में बाहर रहकर मैं आया था, जो इटली में मेरा क़याम था। तो वहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट लाया था CQBI, कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो उसमें भी जब मैं स्पेसिफिकेशन बना रहा था तो मुझे कहा गया कि आप शक्कर से आपको शूट करें सेटेलाइट के जरिए से इसको कराची को, क्योंकि उस वक्त कराची में माइक्रो स्टेशन नहीं लगाए जा सकते थे, कराची तक माइक्रो स्टेशन नहीं लगाए जाते, शक्कर से नहीं लगाए जा सकते, वो सारा इलाका खतरे में खाली नहीं था।
फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में ठीक हो गया। तो अब ये बहस जरूर है कि यहाँ पर एक सिलसिला जरूर चल रहा है, ये जो तजाद है ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये तजाद को अब जो नए सूबों की बहस चल रही है कि जी पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए और एमक्यूएम नए सूबों के हक में है, पीपल्स पार्टी नए सूबों के खिलाफ है, आपको क्या लगता है कि ये एमक्यूएम जो है वो कराची और हैदराबाद को सिंध से अलग करना चाहती है, जो सबसे बड़ा इल्जाम है? देखिए, मैं तो खुद हैदराबाद का रहने वाला हूँ और एक ज़माने में जब इसकी तहरीक चली थी तो मैंने इसकी मुखालफत की थी। अगरचे ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि काजी अकबर साहब, उस ज़माने में मेरी बहुत पोजीशन थी यहाँ पर कराची, हैदराबाद में भी और कराची में भी। वो मैंने काजी मोहम्मद अकबर थे जो कि असलम साहब हैं, एक KTN के जो सरबराह हैं, उनके वालिद साहब थे ये। और वो काजी मोहम्मद अकबर मेरे बहुत दोस्त है। वो थे जो कि जिन्होंने GM सैयद को हराया था 1940 के इलेक्शन में। तो अब इस सूरत हाल में जब ये देखा जाता तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भाई देखिए, ये अपर सिंध के लोग जो हैं, हमें लोअर सिंध के लोगों को अपने कभी वज़ीर आज़म नहीं बनने देते हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि जो लाड़काना है, नवाब शाह है, इसके अंदर अंदर ये वज़ीर आला सिंध होता है। और कोई भी आदमी लोअर सिंध का जो नवाब शाह से नीचे है वो नहीं बन सकता। जैसे अमीन फ़हीम था, वो भी इनका पार्टी का था लेकिन उसको भी नहीं बनाया, हालांकि वो पीपल पार्टी का था और बहुत वफादार भी रहा अमीन फ़हीम साहब। तो अब ये बहस तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इनकी तस्लीम करा दो। वजह ये थी कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे अयूब साहब के बेटे से, अख्तर अयूब साहब से, कैप्टन अख्तर अयूब साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं हरीपुर में पढ़ता था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि उनसे कहो कि इनकी तस्लीम करा दो। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं, मैं तो नहीं करना चाहता तकसीम, तो हम तो साथ में रह के रहेंगे। लेकिन तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में कराची की वो तरक्की नहीं हुई जो लाहौर की हुई, या कराची जो है वो ये तासुर के कहीं ना कहीं लाहौर से पीछे रह गया, आप इसको ठीक मानते हैं? बिल्कुल सही बात है ये। कराची लाहौर तो बहुत आगे चला गया। एक ज़माने में जब मैं नवाज शरीफ साहब का एडवाइज़र था तो उस वक्त भी जब यहाँ पर तरक्की हो रही थी, शहबाज शरीफ कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने एक दिन मुझे कहा कि आप मेरे साथ मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ जाएं। वो इस्लामाबाद में थे तो मैं लाहौर में था। उन्होंने कहा आप जाए नहीं, मेरे से बात करके जाएं। तो वहाँ पर जब गए तो उस जमाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस सड़क पर आप जा रहे हैं, ये सड़क कैसी है? मैंने कहा ये बहुत अच्छी बनी है, हमवार है बहुत। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मैंने बनाई है। तो मैंने कैसे बनाई, पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा था वो मैंने बहुत सी ज़मीनें बेची हैं और ये बना ली। तो ये आकर मैंने मोइन हैदर से कहा, जनरल मोइन हैदर से जो गवर्नर सिंध थे, मैंने उनसे कहा भाई आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं, करने दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये सिलसिला वहाँ शुरू है। अच्छा, नहीं अब आपको ये तो नहीं लगता कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में कराची का अमन दोबारा तबाह हो जाएगा? क्योंकि एक दौर में हमने पीपल्स अमन फोर्स भी देखी, कराची के सेक्टर कमांडर्स भी एमक्यूएम के देखे। आपको ये वायलेंस में जाता नजर आता है या ये सियासी लड़ाई रहेगी? नहीं, वायलेंस तो होगा इस लिहाज से कि ये बहुत ज्यादा पक रहा है, लावा बहुत पक रहा है ये, और वायलेंस बहुत होगा जरूर यहाँ पर, क्योंकि हर आदमी तप रहा है यहाँ पर और गुस्से में है, और हम जैसी आवाज़ जो सेनर आवाज़ है वो दब जाती है। इस लिहाज से ये जो सूरत हाल है काफ़ी संगीन है। इसको अगर ये अक्लमंदी से पीपल पार्टी हल करें तो हो सकती है बात। भाई वो आप इनके जो हक है वो दें उनको, उनकी जो है नुमाइंदगी दे दें, उनकी ब्यूरोक्रेसी में दें, उनको पुलिस में दें। आप देखो ऊपर से नीचे तक सारा निजाम आप समझते हैं सिंध में कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए? भाई इस कोटा सिस्टम मैंने उसके खिलाफ शरीयत कोर्ट से मुकदमा जीता था, कोटा के खिलाफ, फिर सुप्रीम कोर्ट जीता मैंने मुकदमा, तो वो ये फिर दोबारा लागू कर लिया असेंबली में पास कराकर। तो अब ये तो नहीं, खत्म तो होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो बहुत तरक्की कर गया सिंध, जो है सिंध के जो लोग हैं, आप देखिए 1.5 लाख तो फौजी है हमारा सिंध का जो है फौज में है, 2 मेजर जनरल है, 1 लेफ्टिनेंट जनरल होने को है, तो अब बहुत अहम पोजीशन पे है। तो अगर ये बात है तो तरक्की तो उनकी हो गई, अब क्या जरूरत है उसकी कोटा सिस्टम की। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नौसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल सिंध की हमारे सामने है, कराची के लोग वाकई में बहुत तंग हैं, नाकिस कारकरदगी है, रोड की सूरत हाल, तरमीम की तैयारी है जी, जो एमक्यूएम कर रही जो है, पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम दिया है, उनको मैसेज पहुंच चुका है। नहीं, 28वीं तरमीम के लिए राह हमवार कर रही है एमक्यूएम,
हाँ जी। सूबे बनाने के रास्ते हम और बात कर रहे हैं। 18वीं तरमीम को 28वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के हवाले से भी बिलावल साहब के बस, तो स्टेटमेंट इसलिए मेरे ख्याल में ये जो लड़ाई है ये बढ़ेगी और इसे पीपल्स पार्टी को सियासी दबाव सिंध के अंदर पेश करना और सामना पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर उनको दबाव लाने के लिए सियासत आपको आने वाले टाइम में कम नजर आ रही है, चमकती नहीं, हुई मुझे नजर लग आ रहा है रही कि पीपल्स उनको एक पॉलिटिकल दबाव उन पर बढ़ाया जा रहा है एमक्यूएम के जरिए, और एमक्यूएम एक बड़ी पार्टी? और फोर्स कट ऑफ भी किया जा सकता है, कट ऑफ भी किया जा सकता है क्योंकि आवाम का सपोर्ट उनके साथ है नहीं है, कारकर्दगी अब उनके जो सामने ज़िमनी इंतखाबात की सीटें नून की आ जाएंगी और अगर कोई पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया तो नून की सीटें इस तरह 8-10 और बढ़ जाएं, 6 कल अगर वो सारी जीत जाते हैं, 4-6 और ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं, 15-20 ये ले लें, फिर आगे हो जाए तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी भी 28वीं तरमीम पर बात हो सकती है, क्योंकि अगर सीटों की तादाद नून लीग की बढ़ती जाएगी तो उतनी पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंस भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।